नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। केंद्र तूफान से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालयीय दल भेजेगा। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का असर कम करने के लिए उर्वरक पर सब्सिडी 140% बढ़ाई। किसानों को पुरानी दर पर ही डीएपी मिलेगी। देश में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र राज्यों को 1 मई से 15 जून तक 5 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से ठीक होने के 3 महीने बाद टीका लगवाने की सलाह दी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड लक्षण वाले लोगों की घर पर ही जांच के लिए कोविसेल्फ किट की मंजूरी दी। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली तैयार की। छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से अधिक आयु के 75% लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई गई। केरल में पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज। और यूरोपीय संसद चीन के साथ निवेश संधि रोकने के लिए आज प्रस्ताव पारित करेगी। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज अति भीषण चक्रवाती तूफान से तबाह हुए इलाकों में पुनर्वास कार्य के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रभावित राज्यों में चक्रवात ताउते के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार चक्रवात से प्रभावित सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुजरात के सौराष्ट्र और दीव के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात के लिए तत्काल 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2 घंटों तक प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 1 घंटे तक बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। वरिष्ठ अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान से हुई तबाही और सरकार के राहत उपायों के बारे में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा चक्रवाती तूफान से प्रभावित राज्यों में केंद्रीय दल भेजे जाएंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर और सहायता दी जाएगी। गुजरात में भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के कारण 45 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 3000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के विद्युत मंत्री नितिन राउत ने अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसे दिशा निर्देश तैयार करें जिसमें भारी वर्षा और तूफान में भी राज्य में बिजली की आपूर्ति बाधित न हो और बुनियादी ढांचा भी बरकरार रहे। चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक में श्री राउत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा से लगभग 900 पेड़ उखड़ गए। चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई के तटों से होकर गुजरा। इस दौरान 114 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चली और तेज बारिश हुई। पर्यावरण को हुई क्षति की भरपाई के लिए नगर निगम ने लोगों से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने उर्वरक की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए
डीएपी सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है। उर्वरक सब्सिडी प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत बढ़ने के बावजूद किसानों को उर्वरक पुरानी कीमत 1200 रुपये प्रति बोरी पर ही उपलब्ध होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई हैं। इस कारण एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत 2400 रुपए, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपए की सब्सिडी घटाकर 1900 रुपए में बेचा जाता है। कल हुए फैसले से किसानों को 1200 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलता रहेगा। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ मौसम में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। अक्षय तृतीया के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में 20,667 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरण के बाद इस सप्ताह किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित पार्टी के नेताओं ने डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाने के केंद्र के फैसले की सराहना की है। श्री तोमर ने केंद्र के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी डीएपी खाद पर 140% की सब्सिडी बढ़ाने के केंद्र के फैसले की प्रशंसा की। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और किसान समर्थक निर्णय लेने के लिए धन्यवाद दिया। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। देश में कोविड मरीजों की संख्या कम हो रही है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या अब भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 86.23% पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2 करोड़ 19 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 12.65% है। इस समय 32,26,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 96,85,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66,67,000 से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 49 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 80 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया है कि कल रात 8 बजे तक 11,45,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 5,27,000 से अधिक लोगों ने कल टीके की पहली डोज ली। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग के 70,12,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले कोविड टीकों की उपलब्धता के बारे में अग्रिम सूचना देता रहा है। मंत्रालय ने मई और जून के पहले पखवाड़े में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के मुफ्त टीकों के आवंटन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। केंद्र ने मई और जून के महीनों में राज्यों और निजी अस्पतालों द्वारा सीधे ही खरीदे जाने वाले टीकों की उपलब्धता के बारे में भी पहले ही सूचना दे दी थी। टीकों की उपलब्धता के बारे में अग्रिम सूचना मिल जाने से राज्य उनके बेहतर प्रबंधन और अधिक प्रभावी योजना बना पाते हैं। केंद्र राज्यों को 1 मई से 15 जून तक कुल 5 करोड़ 86,29,000 टीके मुफ्त में उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा 4 करोड़ 87,55,000 टीके भी जून के अंत तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खरीदे के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर जिले में कोविड टीकाकरण केंद्र सीवीसी बनाकर लोगों को टीका लगाने की योजना बनाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद 3 महीने के लिए कोविड टीका नहीं लेने का सुझाव दिया है। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ये सुझाव दिया, जिसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया।
मंत्रालय ने कहा कि कोविड संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों को स्वस्थ होने के बाद 3 महीने तक टीका नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जिन रोगियों को उपचार के दौरान प्लाज्मा दिया गया है, उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी मिलने की तिथि 3 महीने तक कोविड टीका नहीं लेना चाहिए। टीके की पहली डोज लेने के बाद संक्रमित हुए लोगों को भी स्वस्थ होने के 3 महीने तक दूसरी डोज नहीं लेने की सलाह दी गई है। किसी अन्य गंभीर रूप से ग्रस्त व्यक्ति जिन्हें अस्पताल या आईसीयू देखभाल की जरूरत है, उन्हें भी कोविड टीके के लिए 4 से 8 सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए। ये सुझाव भी दिया गया है कि कोविड टीका लेने या संक्रमणग्रस्त व्यक्ति की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद रक्तदान किया जा सकता है। मंत्रालय ने बताया कि दूध पिलाने वाली सभी महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण की सिफारिश की गई है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बारे में निर्णय अभी विचाराधीन है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवातग्रस्त क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। केंद्र तूफान से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालयी दल भेजेगा। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का असर कम करने के लिए उर्वरक पर सब्सिडी 140% बढ़ाई। किसानों को पुरानी दर पर ही डीएपी मिलेगी। देश में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र राज्यों को 1 मई से 15 जून तक 5 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से ठीक होने के 3 महीने बाद टीका लगवाने की सलाह दी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड लक्षण वाले लोगों की घर पर ही जांच के लिए कोविशील्ड किट की मंजूरी दी। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली तैयार की। छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से अधिक आयु के 75% लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई गई। केरल में पिनरई विजयन के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज और यूरोपीय संसद चीन के साथ निवेश संधि रोकने के लिए आज प्रस्ताव पारित करेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने घर में ही कोविड जांच के लिए कोविशील्ड किट को मंजूरी दे दी है। परिषद ने स्वतः कोरोना जांच के बारे में परामर्श जारी किया है। परिषद ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से घर में ही परीक्षण की सलाह केवल कोरोना लक्षण वाले और संक्रमण की पुष्टि हो चुके लोगों के निकट संपर्क में आए लोगों को दी जाती है। इस जांच के लिए यूजर को अपने मोबाइल फोन पर माई लैब ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप जांच प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देगा और रोगी को उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। आईसीएमआर ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए सिर्फ नेजल स्वैब की ही जरूरत होगी। सभी यूजर को जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी मोबाइल फोन से परीक्षण स्ट्रिप की फोटो लेने को कहा गया है, जिसका उपयोग ऐप डाउनलोड करने और पंजीकरण के लिए किया गया है। आईसीएमआर ने कहा है कि इस परीक्षण में पॉजिटिव आने वालों को दोबारा जांच कराने की जरूरत नहीं होगी, जबकि नेगेटिव आए कोरोना लक्षण वाले लोगों को तुरंत आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। 21 राज्य में 218 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए अगला टीकाकरण 24 मई को होगा और 22 मई को कोविन पोर्टल पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अब तक 22,10,985 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 75% लोगों ने पहला टीका लगवा लिया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर में तेजी से कमी आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीते एक सप्ताह के दौरान कोरोना संक्रमित 77,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। इस तरह राज्य की रिकवरी दर बढ़कर 89% तक पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले एक सप्ताह में पॉजिटिविटी दर 14% से गिरकर 9% तक आ गई है। प्रदेश में अब तक 8,23,000 से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित
मरीजों की पहचान के लिए जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते एक सप्ताह के दौरान करीब 4,60,000 सैंपलों की जांच की गई है। राज्य में रोजाना औसत रूप से 65,000 सैंपलों की जांच की जा रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल कोविड के 5,246 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले एक दिन में 9,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में अब तक 6,69,490 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 86.78 हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 1,296 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए। वडोदरा में 436 मामले दर्ज हुए, जबकि सूरत में 319 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 67 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 9,340 तक पहुंच गई है। राज्य में इस वक्त 92,617 सक्रिय मामले हैं। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। गुजरात में जायडस अस्पताल ने अपने कोविड सेंटर फार्मेसी में उपचार के लिए विराफिन इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया है। जायडस अस्पताल कैंसर सेंटर की घोषणा के अनुसार हल्के से मध्यम लक्षणों वाले कोविड रोगियों के उपचार की दवा विराफिन जायडस कोविड सेंटर फार्मेसी में उपलब्ध है। औषधि लेने के लिए मुहर और हस्ताक्षर सहित चिकित्सक की मूल पर्ची और रोगी का मान्य पहचान पत्र जरूरी है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कौशल प्राप्त मानव शक्ति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए 20,000 लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को आरोग्य क्षेत्र से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि इसके अंतर्गत 20,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का सरकार का नियोजन है। सभी सरकारी अस्पताल तथा 20 से ज्यादा बेड वाले निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्था के तौर पर पंजीकरण कर सकते हैं। नर्सिंग, हेल्थ केयर, मेडिकल तथा घरेलू कामगार के साथ साथ वाहन चालक तथा एम्बुलेंस चालकों को इसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात सभी प्रशिक्षित युवाओं को कम से कम 6 महीने के लिए सरकारी या निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देना जरूरी होगा। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में कल ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड रोगियों तक आईसीयू और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए व्हील सेवा शुरू की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे कम चिकित्सा सुविधा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कोविड रोगियों को इलाज की सुविधा मिल सकेगी। कर्नाटक राज्य निगम की बसों को ऑक्सीजन सहित आईसीयू कक्ष के रूप में बदलने के लिए 10 लाख रुपए लागत आई है। राज्य में 4 निगम है और इन्होंने 12 बसों में आईसीयू और ऑक्सीजन के सहित कोविड रोगियों की चिकित्सा की सुविधा प्रदान की है। हर एक बस में 5 बिस्तर लगे हुए हैं। ऑक्सीजन मापने का उपकरण, ईसीजी और शरीर में तापमान जांचने की सुविधा मौजूद है। इन आईसीयू ऑन व्हील्स बसों को दूर दराज चिकित्सा विभाग के पास रखा जाएगा ताकि कोविड-19 रोगियों को तुरंत आपातकालीन सहायता प्राप्त हो पाए। इन बसों को निजी क्षेत्र के सहयोग से चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सवदी जी ने मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे निजी सेवा संस्थाओं से अपील की है कि वह ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का निर्वहन करने आगे आएं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तमिलनाडु में कल कोविड के 34,000 से अधिक नए रोगियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस समय 2,53,000 से भी अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। 23,000 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 1,70,355 परीक्षण किए गए। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन संकट कम करने के लिए ऑक्सीजन पुनःचक्रण प्रणाली तैयार की है। इससे मौजूदा चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग अवधि 2 से 4 गुना बढ़ जाएगी। ये प्रणाली इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि रोगी को दिए गए ऑक्सीजन का एक छोटा प्रतिशत ही फेफड़ों से अवशोषित किया जाता है। शेष छोड़ी गई सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से इस ऑक्सीजन को अलग कर वापस उपयोग में लिया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रणाली का मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण बहुत जल्द पूरा हो जाने की आशा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड महामारी ने दुनिया के देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पक्षों पर अधिक से अधिक सहयोग की जरूरत सामने रखी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोविड महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा पर वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए अनुभवों, नवाचारों और सर्वोत्तम उपायों को साझा करना जरूरी है। उन्होंने कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के भारत के प्रयासों की जानकारी दी। इस्पात एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में कोरोना मरीजों के लिए 200 बिस्तर वाले कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया। ये केंद्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि कोविड की पहली लहर में ऑक्सीजन की मांग प्रतिदिन 3,000 मीट्रिक टन से भी कम थी, जो अब 10,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। इसमें से 4,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग को इस्पात उद्योग पूरा कर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं का एक दल देश में कोविड के प्रसार का अध्ययन कर रहा है और गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर अनुमान लगा रहा है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने पहले ये अनुमान लगाया था कि कोरोना की दूसरी लहर मध्य मई तक खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले घटेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरा देश बेसब्री से कोरोना की दूसरी लहर के थमने का इंतजार कर रहा है। नए संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या ये लहर समाप्त हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये लहर थम चुकी है। ये लहर समाप्त तो नहीं कह सकते अभी हुई है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये जितनी ऊंचाई पे थी पहले, अब उससे नीचे आ रही है और काफी तेजी से नीचे आ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी एक हफ्ते में संख्या में और भी काफी कमी आएगी। दक्षिण के राज्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों में कोरोना का उच्चतम स्तर आना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जल्दी ही मामले कम हो जाएंगे। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिली, वरना कोरोना के मामले लगभग 2 गुने हो सकते थे। उनकी टीम लगातार देश के अलग अलग शहरों के बारे में कोरोना के प्रसार और उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बारे में जानकारियां जारी कर रही है, जो कि उनके खास गणितीय मॉडल सूत्र पर आधारित हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपराह्न 3 बजे शपथ दिलाएंगे। कोविड महामारी के कारण समारोह में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया है। सभी अतिथियों को 48 घंटे पहले की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यूरोपीय संसद में आज चीन के साथ निवेश संधि औपचारिक रूप से स्थगित करने पर दबाव डालने वाला प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। यूरोपीय संघ के सांसदों पर चीन के प्रतिबंधों को देखते हुए ये प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। पॉलिटिको मैगजीन के अनुसार मसौदा प्रस्ताव में यूरोपीय संघ से कहा गया है कि चीन से निपटने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाना जरूरी है। पॉलिटिको मैगजीन ने खबर दी है कि प्रस्ताव को सबसे बड़े राजनीतिक समूहों का समर्थन प्राप्त है। यूरोपीय संघ की संसद आग्रह करेगी कि चीन के साथ व्यापक निवेश संधि पर विचार और संसद से इसकी पुष्टि स्थगित कर देना उचित होगा, क्योंकि उसके सांसदों के खिलाफ चीन के प्रतिबंध अभी जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने जापान को आश्वासन दिया है कि टोक्यो ओलंपिक खेल पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों और मेजबान देश के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। ये वक्तव्य ऐसे समय आया है जब माना जा रहा था कि ओलंपिक खेलों के आयोजन से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ेगी। टोक्यो में आईओसी प्रमुख थॉमस बाक ने कहा है कि 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में 80% से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
जी प्रियंका, कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के 3 महीने बाद लगवा सकते हैं टीका। इस संबंध में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश जारी होने की खबर नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। अमर उजाला ने लिखा है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी टीका लगवाने की मिली अनुमति। दैनिक जागरण ने बताया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने ऐसी जांच किट को मंजूरी दी है जिसकी सहायता से लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच करवा सकते हैं। ये किट पुणे की माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने तैयार की है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली में बच्चों को बचाने के लिए टास्क फोर्स बनेगी। प्रधानमंत्री का चक्रवात ताउते प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और 1000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा को भी जनसत्ता और लोकसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। अरब सागर में जिंदगियां बचाने की जंग लड़ रही नौसेना। दैनिक जागरण ने बताया है, अरब सागर में डूबे ओएनजीसी के बार्ज 305 पर सवार 261 लोगों में से 186 लोगों को बचा लिया गया है। 26 लोगों के शव मिले, 49 अब भी लापता। लोकसत्ता ने अन्नदाताओं को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा शीर्षक से लिखा है, सरकार ने डीएपी पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में 2 गुना से अधिक इजाफा किया। अब 500 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सरकार का व्हाट्सएप को नई नीति वापस लेने का आदेश, मांगा जवाब। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, ये भारतीय कानून तोड़ने वाली। राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला ने मुंबई में वर्ष 2008 के आतंकवादी हमलों के दौरान कमांडो दल का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के पूर्व महानिदेशक जेके दत्त के निधन का समाचार दिया है। दैनिक भास्कर की खबर है, कंपनी सेक्रेटरी सीएस प्रवेश परीक्षा 2021 के नतीजे आज दिन में 3 बजे आएंगे। नतीजा icsi.edu वेबसाइट पर जारी होगा। वहीं नवभारत टाइम्स ने बताया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए सिर्फ फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की परीक्षा होगी। हरिभूमि की सुर्खी है, भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी के कारण फार्मासिस्ट और विशेष संवर्ग अधिकारी यानी एससीओ भर्ती परीक्षा स्थगित की। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल मई का सबसे कम तापमान का 7 दशक पुराना रिकॉर्ड टूटा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात से ज्यादा ठंडा दिन, एनसीआर में कई जगह झमाझम बारिश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। केंद्र तूफान से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालयीय दल भेजेगा। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का असर कम करने के लिए उर्वरक पर सब्सिडी 140% बढ़ाई। किसानों को पुरानी दर पर ही डीएपी मिलेगी। देश में अब तक 18 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र राज्यों को 1 मई से 15 जून तक 5 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से ठीक होने के 3 महीने बाद टीका लगवाने की सलाह दी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड लक्षण वाले लोगों की घर पर ही जांच के लिए कोविसेल्स किट की मंजूरी दी। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली तैयार की। छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से अधिक आयु के 75% लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई गई। केरल में पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।